दोस्तों आप सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, सभी को राम राम। एक 2 दिन के लंबे अंतराल के बाद, लंबा इसलिए हो जाता है क्योंकि आप लोग खुद कहते हो कि सर बहुत दिन हो गए, थोड़ी बहुत तबीयत चलती रहती है, परिस्थितियां हमेशा कुछ न कुछ नया सिखाती रहती हैं। कभी बस उनके सामने हार नहीं मानो। हमेशा याद रखना, अपने अंदर उत्साह और सकारात्मकता इतनी ताकतवर होनी चाहिए कि कोई भी खराब परिस्थिति आए तो परिस्थिति आपके सामने आकर रोना शुरू कर दे और आपके चेहरे पे एक नई बहुत अच्छी मुस्कान ला दे। इसका मतलब आप जीतोगे और जीतने की आदत बना लो। कभी हार भी हुई है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कल क्या हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस आज को बहुत बेहतरीन जी के जाऊंगा। दिया उम्मीदों का जलाए रखिए, दिया उम्मीदों का जलाए रखिए, अपने कान इस सकारात्मक आहट पे जमाए रखिए। दिया उम्मीदों का जलाए रखिए, अपने कान सकारात्मक आहट पे डिगाए रखिए। लौट आएगा, लौट आएगा एक दिन घर में उजियारा, लौट आएगा एक दिन घर में उजियारा। बस आप तो राहों में अपनी इच्छा शक्ति रूपी दिया जलाए रखिए। आप तो इन राहों में इच्छा शक्ति रूपी दिया जलाए रखिए। तो इच्छा शक्ति, विल पावर कभी झुकनी नहीं चाहिए, आपका जुनून कभी टूटना नहीं चाहिए और आप कभी जिंदगी में बिखरे नहीं। यही मुहिम है हमारी लर्निंग विथ मोटिवेशन क्लास की। यह मुहिम है उम्मीद एनजीओ की कि दुनिया में जहां भी पॉसिबल होगा हम पहुंचेंगे। कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोए। यह मुहिम है उम्मीद एनजीओ की कि इस प्रकृति को वापस हम वैसा बनाएंगे कि आप में से हर एक बच्चा एक पौधा जरूर लगाएगा। और 5 जून का एक बड़ा टारगेट हम लोगों ने रखा है। कितने जून का? 5 जून का। बारिश का मौसम चल रहा है, मौसम चेंज हो रहा है। जैसा आपको अवसर मिले कम से कम एक पौधा इस धीर सर की मुहिम में कि हम प्रकृति को भी बचाएंगे, इंसान को भी बचाएंगे, उस मानवता को भी बचाएंगे और भारतीय संस्कृति को वापस हमारी हंसती खेलती उस संस्कृति को जिंदा करेंगे। यह मुहिम है उम्मीद एनजीओ की। कोशिश करें इस मुहिम में, इस मानवता की रक्षा में, जहां आपको लगता है किसी भूखे इंसान को खाना खिलाना हो, कोई आदमी आपको निराश्रित और रोता दिखाई दे, हमें जरूर बताएं। हम सब मिलकर उसकी जिंदगी में एक उम्मीद का दिया जरूर जलाएंगे और यह उम्मीद का दिया उसकी जिंदगी को फिर से हंसती भी बनाएगा। यह मुहिम कितनी सफल होती है मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना विश्वास है जब तक जिएंगे बहुत बेहतरीन करके जाएंगे। याद रखना, नकारात्मकता से दूर रहना है। परिस्थितियां ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन बहुत पॉजिटिविटी के साथ। आज 2 न्यूज हैं। एक तरफ हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है लर्निंग विथ मोटिवेशन वाली क्लास, और एक तरफ देखो जिंदगी में कहां पॉजिटिविटी तलाशनी है। आप में से बहुत से बच्चों से मैं बात करता हूं, बहुत सी नेगेटिविटी इन्वायरमेंट में है, आती है, क्योंकि जब परिवेश को देखेंगे वो परिवेश हमें प्रभावित करता है। उसी परिवेश के बीच में कुछ पॉजिटिविटी भी आ जाती है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि पॉजिटिविटी को किस रूप में लेके आते हैं। अभी डीएसएसबी की 7236 वैकेंसियां आई। अब डीएसएसबी की 7236 वैकेंसियों का आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और डीएसएसबी एक ऐसी वैकेंसियां है, याद रखना, डीएसएसबी की भर्ती एक ऐसी भर्ती है, व्यापक भर्ती। मतलब डीएसएसबी की जब हम बात करते हैं, एक प्रकार से आप ये देखना कि डीएसएसबी में नौकरी लगना, मैं कहता हूं राजस्थान से बेटर नौकरी है। आप यहां प्रोबेशन में 2 साल बिताओगे, फिर पेमेंट आपको वही मिलेगा। आपको फुल पेमेंट जाते ही मिलता है। आपको दिल्ली जैसे शहर में रहने का मौका मिलता है, जहां आप आईएएस की तैयारी कर सकते हैं, कोई आगे की सर्विस की तैयारी कर सकते हैं। एक बेहतरीन जॉब होती है, बहुत गजब के स्कूल होते हैं। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मेरे बहुत से स्टूडेंट रहे हैं जिनका राजस्थान में नहीं हुआ, इतनी बड़ी भर्ती में नहीं हुआ, लेकिन उनका डीएसएसबी एग्जाम्स में हो गया और उन्हें जाने के बाद लगा कि वास्तव में कितनी गजब की पोस्ट होती है। तो जिंदगी में पहली चीज, आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हो, आप रीट की तैयारी कर रहे हो, आप आरपीसी की तैयारी कर रहे हो, आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, आईएएस की तैयारी कर रहे हो, सिंपल सी बात याद रखें, क्या आप उससे बेहद प्यार करते हैं? क्या आप उसको बेहद चाहते हैं? यदि ये बेहद शब्द आ गया लाइफ में तो आप बन जाओगे। सर कैसे होगा, क्या मैं कर पाऊंगा? ये सवाल अपने आप से कभी मत पूछिए। आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। मैंने आपकी
आपकी अनंत शक्तियों के बारे में आपको कई बार परिचय करवाया कि तुम लोगों के अंदर बहुत संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं को तलाशना शुरू कीजिए। उन संभावनाओं को बाहर किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ताकत है, बहुत अथाह शक्ति है। मैं फिर कह रहा हूं, कोई बीमारी आपको रोक नहीं सकती। आप क्या मानते हैं कोरोना आपको हरा सकता? कभी नहीं हरा सकता। जब मन में इतनी पॉजिटिविटी हो, मन में जितनी इतना उत्साह हो, जीत जाओगे। यही वैकेंसी की कहानी है। डीएसएसबी की इतनी बड़ी भर्ती है और इस भर्ती में याद रखना, इस भर्ती में डीएसएसबी में एक बड़ी पॉजिटिविटी यह है कि 7,236 वैकेंसियां, टीजीटी सेकंड ग्रेड की वैकेंसियां, जो अपने रास्ता में सेकंड ग्रेड की वैकेंसियां आएंगी, वो वैकेंसियां यहां पे हैं। और पेमेंट मैंने आपको बताया कि 4600 ग्रेड पे, बहुत बड़ी बात होती है, याद रखना। 4600 ग्रेड पे एक प्रकार से स्कूल लेक्चर के नजदीक हो गया। 93,34,800 वाली जो पे ग्रेड स्केल है, वो बहुत बड़ी बात होती है। मतलब महीने के आपको बहुत शानदार पेमेंट, 60 से 70 हजार रुपए महीने आप पेमेंट दिल्ली जैसे शहर में आप प्राप्त करते हो, तो एक मायने में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ये तो पॉजिटिविटी वाली बात थी कि इस वैकेंसी का रुतबा क्या है। जिंदगी में गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना ही अपने आप में एक दोस्तों रुतबा होता है, क्योंकि वहां आपकी एक आइडेंटिटी बन जाती है। लोग आपके अंदर ये पहचानते हैं कि यार ये कुछ है, चाहे आप कुछ नहीं हो, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि हां कुछ तो है यार, ये दिल्ली में स्कूल में नौकरी करता है, गवर्नमेंट स्कूल में नौकरी करता है। आप प्राइवेट स्कूल में कितने बड़े इंस्टीट्यूट में काम कर लेना, लेकिन साहब लोग हमेशा आपको यही देखेंगे, लग गया होगा सेटिंग करके, व्यवस्था करके। लेकिन गवर्नमेंट जॉब मिलने का मतलब है आपकी योग्यता प्रमाणित हो चुकी है। 7,236 वैकेंसियां हैं डीएसएसबी की। योग्यता क्या है? योग्यता सिंपल सी है। आपको बीए में 45% होने चाहिए। आपके कितने परसेंट? 45% आपके बीए में होने चाहिए। उस सब्जेक्ट से आपने बीए किया है। किस सब्जेक्ट से? आप एसएसटी सेकंड ग्रेड की टीजीटी देख रहे हैं, हिंदी की बहुत सारी वैकेंसी आई हैं, इंग्लिश की देख रहे हैं, नेचुरल साइंस की देख रहे हैं, मैथ्स की देख रहे हैं। तो यदि आप इनमें से किसी भी टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप में उस सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन होना चाहिए। आपका सिंपल सी बात है, आपका सीटेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सीटेट। अब आप किसी भी स्टेट के व्यक्ति हो, चाहे आप बांग्लादेश, आप पश्चिम बंगाल के हो, चाहे आप राजस्थान के हो, चाहे आप दिल्ली के हो, चाहे आप हरियाणा के हो, आप सभी आवेदन कर सकते हो। लेकिन आपको सीटेट उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। आपने सोचा कि मैं राजस्थान की मैंने रीट कर ली है, तो रीट एक अलग चीज है, वो राजस्थान की स्टेट परीक्षा है। लेकिन सीटेट जो है वो केंद्रीय भर्तियों के लिए जितने भी होगा, अदर स्टेट के लिए जितना भी होगा, उसके लिए सीटेट बहुत जरूरी है। तो दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की जितनी भी एग्जाम आती हैं, चाहे वो डीएसएसबी की आती हो, चाहे वो केवीएस की आती हो, हमेशा याद रखना उसके लिए सीटेट होना जरूरी है। तो आप यदि सीटेट हैं, बीए में 45% है और आप उस सब्जेक्ट में, संबंधित सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप इन 7,236 भर्तियों में आवेदन कर सकते हैं। सिंपल सा एग्जाम पैटर्न होता है, 2 पेपर होते हैं, नॉर्मल सा इंटरव्यू होता है, कुछ भी नहीं है। याद रखना, डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप रिटर्न में अच्छे से लीड ले जाते हैं तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। और यहां भी एक बड़ा योगदान रहेगा इंडियन नेशनल लेवल का जीके, जो उसका बड़ा योगदान रहता है। साइकोलॉजी के अप्लाइड बेस्ड जो टीचिंग मेथड से जुड़े भी क्वेश्चन होते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वाले, वो लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन आते हैं। एक बड़ा रोल होता है साइकोलॉजी के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वाले जो बिंदु हैं, उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है डीएसएसबी एग्जाम्स में। ठीक है, प्लस आपको अपने सब्जेक्ट का एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो यदि आप सेकंड ग्रेड के बारे में तैयारी कर रहे हैं, यदि आप आरपीसी स्कूल लेक्चर का इंतजार कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए कहूंगा कि आपके लिए बेस्ट चॉइस है। आपके लिए क्या है? बेस्ट चॉइस है। यदि आप सेकंड ग्रेड का वेट कर रहे हैं और यदि आरपीसी स्कूल लेक्चर का वेट कर रहे हैं, तो आपको डीएसएसबी टीजीटी की तैयारी करनी चाहिए। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप सिलेक्शन ले सकते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप सिलेक्शन ले सकते हैं। मुझे विश्वास है, आपको क्यों नहीं है? 100% होना चाहिए। जिंदगी में हमेशा याद रखो, विश्वास खुद पे होना चाहिए। मैं वैक्सीन लगवाने के बाद थोड़ी सी तबीयत डाउन थी, आज भी हल्का हल्का ऐसा हिम्मत एनर्जी इतनी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा, अरे मैं जब आप लोगों को खड़ा होऊंगा, आप लोगों के जब कमेंट्स पढ़ूंगा, तो अपने आप एक एनर्जी आ जाएगी, अपने आप एक एनर्जी आ जाएगी। ऐप के ऊपर मैंने जो वीडियो, अवनी एजुकेशन ऐप जो अपना ऑनलाइन चल रहा है, उस पर भी जो मैंने वीडियो डाले हैं 2 दिन में, वो पहले के रिकॉर्ड कर रखे थे, 2 दिन पहले रिकॉर्ड कर लिए थे। मुझे पता था कि 2 दिन तबीयत डाउन रहेगी, लेकिन अभी जो मैं लाइव आया हूं, वो केवल आपके इन
हंसते खिलते चेहरों को एक नई मुस्कान देने के लिए। क्योंकि यदि मैं ये सोचूंगा कि मेरी तबीयत डाउन है तो रियली में और तबीयत डाउन होती है। और जब आप खड़े हो जाते हो बिस्तर से, और खड़े होने के बाद जब आप कैमरे के सामने आते हो, और जब आप लोगों के इतने सारे स्टूडेंट्स को लाइव देखते हो, तो साहब एनर्जी बहुत आती है। और एनर्जी होती है आपके अंदर, उसको आप जनरेट करना पड़ता है। और जनरेट इंसान कुछ भी कर सकता है। मुझे तो कई बार लगता है कि ये देश ऐसा है, इस देश के लोगों ने ऐसा कुछ किया है। उन लोगों की, पूर्वजों की जब परंपराओं को देखते हैं, उनकी हिम्मत और शारीरिक शक्ति को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये सब चीजें बहुत नॉर्मल है। हम किसी भी परिस्थिति के सामने सीना तान के खड़े हो जाएं, वो परिस्थिति हारेगी और हम जीतेंगे। तो डीएसएसबी की वैकेंसियां हैं, बेहतरीन अवसर है सेकंड ग्रेड और आरपीसी स्कूल लेक्चर का वेट करने वाले बच्चों के लिए। और जिन बच्चों को लगता है कि सर रिट पता नहीं कब होगी, मैंने रिट की संभावना बताई थी अगस्त। मेरे अकॉर्डिंग रिट की संभावनाएं फिलहाल अगस्त है, आगे हो सकती है वो एक अलग संभावना है। अब मैं इतनी बात बोल देता हूं, कई महोदय महानुभाव आप में से होते हैं जिन्होंने अपने खुद के चैनल बना रखे हैं, वो धीर सिंह सर का एडिट करके बना देंगे। धीर सिंह सर की बोर्ड अधिकारियों से बात हुई, अरे शर्म करया करो थोड़ी बहुत। चलो मैंने आपको किसी को रोक नहीं रखा, आप मेरे वीडियो एडिट कर रहे हो, लेकिन कम से कम ऐसी सनसनीखेज खबर बना के बच्चों को भ्रमित मत कीजिए। धीर सिंह सर का उद्देश्य है बच्चों को एक सही दिशा देना। ऐसा कोई वीडियो एडिट करके और उसकी गलत हेडलाइन डाल के प्लीज अपने यूट्यूब चैनल को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा मत कीजिए। हमें जिंदगी मिली है एक सही दिशा देने के लिए। आपका एक सनसनीखेज मैसेज किसी बच्चे को डाइवर्ट कर सकता है, प्लीज ऐसा ना करें। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं। मुझे नहीं पता आप कौन लोग हैं, क्या हैं, अच्छे वीडियो आप शेयर करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम नेगेटिव बना के उसको और धीर सिंह सर के नाम से बच्चों को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। बच्चे मुझ पे बहुत विश्वास रखते हैं, बच्चों को लगता है कि सर ने ही डाला होगा। अब सर को पता ही नहीं है किस किस ने एडिट करके क्या क्या डाल रखा है। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि प्लीज ऐसी न्यूजें मत बनाइए। ये तनिक लाभ है, तनिक लालच है कि मेरा यूट्यूब चैनल ग्रोथ कर जाएगा। ग्रोथ जब तक जिंदगी में खुद की नहीं होगी, जब तक आपकी खुद की ग्रोथ नहीं होगी, आपका यूट्यूब चैनल आपकी जिंदगी नहीं बना सकता है। मैंने कहा कि आप प्राइवेट में कितना क्या करते हैं वो बड़ी बात नहीं है। पैसा आदमी कैसा भी कमा सकता है, चोरी करके भी कमा सकता है, डकैती करके भी कमा सकता है, किसी को परेशान करके भी कमा सकता है। लेकिन जो बंदा गवर्नमेंट जॉब लग जाता है और जितने कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा होता है, जितने कॉन्फिडेंस के साथ नजरें मिलाता है, जितने कॉन्फिडेंस के साथ आत्मसम्मान के साथ किसी शादी समारोह में जाके खड़ा हो सकता है, उतना दूसरा व्यक्ति चाहे वो पैसे दिन के 5 लाख कमा ले नहीं खड़ा हो सकता। याद रखिएगा इस चीज को। इसलिए बेहतरीन है कि अपने खुद की उन्नति में योगदान दें। पहले अपने आप को इस लायक बनाएं, काबिल बनाएं, और उसके बाद जो है वो किसी को पॉजिटिविटी देने में काम करें। तो ये डीएसएसबी की वैकेंसी की हमारी बात थी। कोई डाउट है आपका डीएसएसबी को लेकर? सिंपल सा पैटर्न होता है, सीटेट चाहिए, बीएड चाहिए, बीए विद 45% चाहिए, आपको संबंधित सब्जेक्ट में बीए होना चाहिए। 25 तारीख से आवेदन प्रारंभ हो रहे हैं, 24 जून तक आवेदन लिए जाएंगे। 3 रूप में एग्जाम होती है, फर्स्ट, सेकंड और इंटरव्यू लास्ट में होता है। इंटरव्यू नॉर्मल होता है, कोई टेंशन डरने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल सा सिलेबस है, डीएसएसबी की साइट पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। और पॉजिटिविटी के साथ करें, लग जाओगे। तो शुरुआत करें आज हमारे आगे की सीरीज पे। और कोई पर्सन हो आप लोगों का डीएसएसबी को लेकर? सर एसएसटी वाले कुछ भी कर सकते हैं। एसएसटी वालों के लिए खूब सारी वैकेंसियां, लगभग 600-700 होंगी। सब ज्यादा हिंदी वालों की हैं, लगभग 2000 के आसपास। और तो रीट का कबाड़ा क्यों है? रीट का कबाड़ा क्यों है? मैंने आपसे कहा, बार बार कहा है, सिलेक्शन वही बच्चा लेगा जो अभी भी उत्साह के साथ लगा हुआ है। जब एग्जाम की डेट एक्सटेंड होती है तो 70% बच्चा निराशवादी हो जाता है। कोरोना जैसी महामारी को देखकर और निराशावादी हो चुका होता है। और उस समय जो सिर्फ 4 से 5% बच्चे बहुत पॉजिटिविटी के साथ तैयारी कर रहे होते हैं, वो सिलेक्शन ले जाते हैं। आपने कल क्या किया वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, आपकी अब तक क्या तैयारी रही है महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो आने वाला टाइम है इसमें जो बच्चा अपने आप को झोंक के रखेगा वो बहुत कुछ कर जाएगा। मैं बार बार बोलता हूं कि मैं आज भी उतना पढ़ता हूं, आप क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, मैं खड़ा हो जाता हूं, आप क्यों नहीं खड़े हो सकते? मैं कभी नकारात्मक नहीं सोचता, आप क्यों नहीं सकारात्मक सोच सकते? जब मैं नहीं थक सकता, आप क्यों थक जाते हैं? ये मुझे समझ में नहीं आया कि जब बेरोजगारी जैसा इतना बड़ा आपके लोगों के ऊपर एक ठप्पा है
उसके बावजूद यदि तुम लोगों को नींद आती है, उसके बावजूद यदि तुम लोग सोशल मीडिया पे समय खराब करते हैं, उसके बावजूद तुम रिट के कबाड़े की बात करते हैं, रिट ऐसे हो गई, रिट वैसे हो गई बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप बेहद कमजोर इंसान, बेहद कमजोर इंसान है। याद रखना, आप में ताकत नहीं है। आप कह दोगे सर ताकत कैसे नहीं है, सर 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, अरे हो गया, लेकिन जब पूरी दुनिया इस महामारी में फैली हुई है, आप और हम क्या हैं? आप कहां हैं, हम क्या हैं? आपने 2-3 साल में भी तो बेटर कुछ कर सकता है इंसान। आप बहुत सारी चीजें साथ करते हुए कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप हाथ पे हाथ धरे रख के बैठे रहो और जिंदगी में कोई बदलने आएगा, कोई नहीं बदलने आएगा। खुद को बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? खुद को बदलना पड़ेगा। याद रखना, जब तक खुद को नहीं बदलोगे तब। मानचित्रण निपुण, ठीक है, तो शुरुआत करें अपन क्वेश्चन श्रृंखला के ऊपर। कोई डाउट हो आपका मैं देख लूंगा उसके बावजूद, ठीक है, और अपन चर्चा कर लेंगे। पढ़े आगे। बादल गरज रहे हैं, बारिश हो रही है, और हर मौसम का अपना एक मजा है। जब ये मई का महीना होता है, जून का महीना होता है, बारिश बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुंदरता होती है। लेकिन इस कोरोना की वजह से हर चीज बुरी लगने लग गई। सर बारिश भी अच्छी नहीं लगती, जिस बारिश के नाम से उत्साह आता था। तो हम इतने नकारात्मक हो चुके हैं, बहुत नकारात्मक हो चुके हैं। याद रखना, मैं इस नकारात्मकता को दूर करना चाहता हूं। मैं वापस आपको वही उसी जगह लेके जाना चाहता हूं जहां बहुत हंसते थे, खिलखिलाते थे, उत्साह के साथ किताबें पढ़ते थे। यह अपनी मुहिम है। तो प्रश्नों के ऊपर अपन चल रहे हैं, और पहला प्रश्न बड़ा विवादित प्रश्न है साहब। बहुत से बच्चों ने मुझे पूछा कि सर इसका क्या है। आप जितनी भी साइकोलॉजी की टेस्ट किताबें पढ़ेंगे, देखिए आप पहला प्रश्न देखिए, गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना प्रतिरूप में प्राप्त योग्यताओं का निम्नलिखित में से किस सीक्वेंस में नामकरण किया गया है। यह पीटीआई सेकंड ग्रेड एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, और विवादित है। ये विवादित क्यों हुआ, उसका रीजन था। याद रखना, तो इस प्रश्न को उत्तर समझिएगा। इसका पहले आंसर अलग माना गया था और बाद में आंसर इसका अलग माना गया। तो बच्चों का उत्तर आ रहा है ए आ रहा है, बी, ए बी सी आ रहा है उत्तर। चलो ठीक है, देखिए आप देखिए, जब गिलफोर्ड को आप पढ़ते हैं, गिलफोर्ड जिन्होंने 1967 में अपना त्रिआयामी सिद्धांत, 3 डायमेंशनल थ्योरी दिया, सेकंड ग्रेड का बड़ा इंपॉर्टेंट सिद्धांत माना जाता है इसको, 3 डायमेंशनल थ्योरी को। और इन्होंने जो आयाम बताए थे, आप साइकोलॉजी की जितने भी अच्छी किताबें हैं आप सभी को उठा के देखिएगा, आयामों का सीक्वेंस हमेशा यही मिलेगा, प्रोसेस, ठीक है ना, संक्रिया, दूसरा कंटेंट, ठीक है, विषय वस्तु, और तीसरा उत्पाद या परिणाम, प्रोडक्ट। गिलफोर्ड ने 3 आयाम दिए हैं, और किताबों में जो नाम मिलता है वो एक नंबर पे प्रोसेसिंग मिलता है, दूसरे पे कंटेंट मिलता है, तीसरे पे उत्पाद, प्रोडक्ट, रिजल्ट मिलता है। समझिएगा इस बात को, सीक्वेंसिंग तो यही मिलेगी किताबों में, लेकिन इसका आंसर क्या माना गया था पीटीआई एग्जाम में, आरपीसी ने इसका आंसर यह माना गया था सी माना गया। सी क्यों माना गया इसका समझ लीजिए। देखिए इसकी प्रोसेसिंग में, इसको डाउट को क्लियर कर रहा हूं। पहली आंसर के में उत्तर जो माना गया था वो यही माना गया था ए, ठीक है, लेकिन सेकंड आंसर के में जो उत्तर माना गया है बाद में वो माना गया है सी। अब साइकोलॉजी की जितनी भी किताबें उठा के देखोगे उसमें तो यही सीक्वेंस मिलेगी, सबसे पहले प्रोसेसिंग, फिर कंटेंट, फिर रिजल्ट। लेकिन इसका आंसर जो माना गया है वो ये माना गया है संघटक, संक्रिया और उत्पाद। संघटक का मतलब क्या हो गया, विषय वस्तु, कंटेंट, ठीक है, संक्रिया का मतलब प्रोसेसिंग, और उत्पाद का मतलब रिजल्ट। समझिएगा इस चीज को समझिएगा कि कैसे उत्तर, कैसे संघटक क्यों होगा, इसको समझना। कि यह कहता है कि आप प्रोसेसिंग करते हो, प्रोसेसिंग का मतलब मानसिक क्रिया करोगे। क्या करोगे, मानसिक क्रिया करोगे। तो जो मानसिक क्रिया आप करते हो वो मानसिक क्रिया किस आधार पे करोगे, मानसिक क्रियाएं होती हैं 6। कौन कौन सी, स्मृति संज्ञान, स्मृति धारण, स्मृति लेखन,
अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन और मूल्यांकन, ये 6 मानसिक क्रियाएं अपन किस में करते हैं? संक्रिया में करते हैं। लेकिन किस आधार पे करेंगे? तो करेंगे किस आधार पे? अपन कंटेंट के आधार पे, यानी विषय वस्तु के आधार पे करेंगे। तो प्रोसेसिंग जो शुरू होती है वो किसके माध्यम से शुरू होगी? वो कंटेंट से प्रारंभ होगी। इसलिए इसको जब अप्लाई करने का तरीका होता है तब पहले क्या आएगा? कंटेंट आएगा। पहले क्या आएगा? कंटेंट आएगा। इसलिए इसका आंसर यह माना गया है। तो इसको लेकर मेरे माइंड में भी बहुत सारा डाउट था। इसलिए था क्योंकि कितने भी टेस्ट किताबें अपन देख लें, ये सीक्वेंसिंग इसकी यही मिलती है, याद रखना कि सीक्वेंसिंग में। लेकिन इसका आंसर वास्तव में जब अपन पढ़ते हैं इसको, तो जो प्रोसेसिंग शुरू होती है वो सूचनाओं के आधार पे होगी। तो सूचना सबसे पहले आएगी, फिर प्रोसेसिंग होगी और लास्ट में क्या आएगा? रिजल्ट आएगा। इसलिए अप्लाई के हिसाब से इसका उत्तर होगा वो स होगा, यानी कि सबसे पहले सूचना, उसके बाद आपकी संक्रिया और उसके बाद उत्पाद। और वैसे किताबों में देखोगे तो आपको संक्रिया सबसे पहले मिलेगा, फिर मिलेगा आपको कंटेंट और लास्ट में मिलेगा परिणाम। तो ये याद रखना। ये एक डाउटफुल प्रश्न था, मुझे लगता है कि अब शायद आपका डाउट दूर हो गया होगा। कई बच्चे तो इसको यहां देखने के बावजूद मेरे को प्रश्न भेजते हैं, गुरुजी ये डाउटफुल क्वेश्चन की सीरीज हमारी इसलिए चलाई गई है ताकि आपको भ्रमित नहीं होना पड़े, आपको मेरे को प्रश्न दोबारा नहीं भेजना पड़े। यहां आप इस चीज को समझ लिया करो, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है ना। हाँ, 6 इसमें थे, याद रखना, किसमें? संक्रिया में। और 5 इसमें थे और लास्ट में 6 थे। इनको गुणा करोगे 180 कारक हो जाएंगे। पहले इसने 120 कारक बताए थे। शुरुआत में पहले वाले में 5 ही थे, इसमें 4 थे और इसमें तो 6 ही थे, याद रखना। तो शुरुआत में 120 कारक थे, फिर 150 हुए और लास्ट वर्तमान में कितने कारक हैं? 180 कारक हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, आपके आर्टेट में आया हुआ, रिट में आया हुआ है, देखिएगा, पढ़ें आप। रोहन समझना बस, बहुत अच्छा प्रश्न है। रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्रकथा की पुस्तक पढ़ रहा है क्योंकि वह यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या घटित हुआ है। यह सर्वोत्तम उदाहरण है, यह सर्वोत्तम उदाहरण है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो आप? इसको समझने की कोशिश करना। रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्रकथा की पुस्तक पढ़ रहा है क्योंकि वह यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या घटित हुआ है। सर्वोत्तम उदाहरण। फटाफट बताओ आंसर। ए आ रहा है, ए आ रहा है, वेरी गुड। ए आ रहा है, वेरी गुड। ए आ रहा है, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। समझिएगा, रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्रकथा पढ़ रहा है। किसी ने कहा है क्या उसको? किसी ने कहा है क्या? नहीं कहा किसी ने, खुद पढ़ रहा है। मैं मेरा उपन्यास पढ़ रहा हूं, मैं खुद पढ़ रहा हूं। धीर सर की अवनी मनोविज्ञान पढ़ रहा हूं, मैं खुद पढ़ रहा हूं। किसी ने कहा क्या मेरे को? नहीं कहा, मैं खुद पढ़ रहा हूं, ठीक है। क्योंकि वह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता, उसे इंतजार नहीं हो रहा कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा अगले चैप्टर पे। ना कई बार होता है सीरियल देखते हैं तो लगता है यार आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तो अब आगे क्या होने वाला है बाहुबली में इंतजार नहीं कर सकता, मतलब उसे आनंद आ रहा है, उसे आनंद आ रहा है। किसी ने कहा नहीं है उसे, वो खुद के आनंद के लिए और खुद की उत्सुकता और जिज्ञासा को शांत करने के लिए पढ़ रहा है। और जब स्वयं व्यक्ति आ गया, खुद की जिज्ञासा आ गई, तो अभिप्रेरणा हमेशा क्या होती है? आंतरिक होती है दोस्तों। क्या होगी? केवल आंतरिक अभिप्रेरणा। यही एग्जाम्पल ऐसे होता कि रोहन बाहुबली की कथा पढ़ रहा है क्योंकि पापा ने उसको ऐसा कहा है, तो बाह्य हो जाता। बाहुबली की कथा पढ़ने के बाद उसे परीक्षा देने पे इतने नंबर प्राप्त होंगे इसलिए वो कहानी को इंटरेस्ट से पढ़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। जहां परिणाम इंगित नहीं है, जहां प्रशंसा इंगित नहीं है, जहां पुरस्कार इंगित नहीं है, जहां दंड इंगित नहीं है, वहां मोटिवेशन हमेशा कौन सा होता है? इंटरनल मोटिवेशन। और आंतरिक अभिप्रेरणा एक ऐसी अभिप्रेरणा होती है जो किसी कार्य का प्रारंभ भी करती है और अपने आप में एक अंत भी मानी जाती है। यानी जब तक उस कार्य को आप पूरा नहीं कर लोगे तब तक आप रुकोगे नहीं। वो मोटिवेशन कौन सा होता है? इंटरनल मोटिवेशन होता है। और जब आंतरिक अभिप्रेरणा होती है तो कभी थक नहीं सकते आप, कभी नहीं थक सकते। जो आप में से बच्चे कहते हैं ना सर मन नहीं करता, सर मन ही नहीं करता, ठीक है, मन ही नहीं करता सर, इच्छा ही नहीं होती है, परिस्थितियां ऐसी हैं। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों,
ऐसा कुछ भी नहीं है, याद रखना। जिस दिन अंदर आग लग गई ना, जिस दिन अंदर अपनी इच्छा के लिए पढ़ना शुरू कर दिया ना, मैं सच बोल रहा हूं, कभी आप थक नहीं सकते, कभी नहीं हार सकते, हारने देगी नहीं आपके अंदर की इच्छा। तो ये इंटरनल मोटिवेशन जगा लो, वक्त है, अभी वक्त है, जगा लो। दूसरों पे डिपेंडेबल मत रहो, मैं तो कहता हूं धीर सर पे भी डिपेंडेबल मत रहो, खुद के अंदर आग जलाओ, मजा आएगा, याद रखना। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही नहीं है? विकास के बारे में सही नहीं है। कौन सा कथन एक बालक का व्यक्ति के विकास के रूप में सही नहीं है? सब के सब आए हुए प्रश्न है, सब के सब आए हुए प्रश्न, एक प्रकार से आपका रिपीटेशन हो रहा है, बेहतरीन प्रश्न है, जहां से बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। देखिएगा, मजा आएगा इनमें। पहला सही है, मतलब सही पूछ रहा है, मतलब 4 में से 1 सही है, बाकी 3 क्या है? बाकी 3 गलत है। 1 सही है, 3 गलत है, ठीक है। तो अब 1 सही को छांटना है, बता दो फटाफट, बता दो। सी सर दर्द हो रहा है, रहने दो। अरे दर्द वर्द क्या है, दर्द बड़ा है क्या आप लोगों से? दर्द जिंदगी में चलता रहता है, परिस्थितियां, शरीर, बीमारियां, ये सब सामान्य चीजें हैं, बस इनको फील मत होने दो। प्रॉब्लम्स तो होती हैं, बट इतना हावी मत होने दो अपने ऊपर। सी वेरी गुड। देखिए, विकास आनुवांशिकी का परिणाम है, निश्चित रूप से आनुवांशिकी का परिणाम होता है, लेकिन केवल आनुवांशिकी का नहीं होता है, आनुवांशिकी और वातावरण दोनों का परिणाम होता है। H गुणा E होता है। क्या होता है? H गुणा E होता है। इसलिए ये एक पक्षी हो गया, मतलब ये तो नहीं हो सकता, केवल आनुवांशिकी, हेरिडिटी नहीं हो सकती। H गुणा E आनुवांशिक और वातावरण दोनों होते हैं। विकास एक यादृच्छिक प्रारूप यानी कि रैंडमली होता है। विकास रैंडमली नहीं हो सकता, यादृच्छिक रूप में नहीं हो सकता। विकास क्या होता है? कर्मिक होता है, सतत होता है, कर्मिक होता है, सतत होता है, ठीक है। तो यादृच्छिक नहीं हो सकता, रैंडमली थोड़ी होता है। विकास तो एक सीक्वेंस में चलेगा। विकास क्या चलेगा? सीक्वेंस में चलेगा, याद रखना। तो यादृच्छिक प्रारूप के रूप में ये नहीं हो सकता, ठीक है। विकास एक संचयी प्रक्रिया है कि नहीं है? देखो, साइकोलॉजी में किताब में मतलब बाकायदा ये प्रश्न आया हुआ है, मैंने क्लियरली लिख रखा है, विकास संचयी होता है, पूर्व अनुभव के आधार पे होता है। कल मैंने क्या सीखा था, उसके आगे मैं क्या सीख रहा हूं, उसमें मदद करता है। शैशवावस्था में आपने क्या सीखा, वो बाल्यावस्था में आपको मदद करेगा। बाल्यावस्था में क्या सीखा, वो किशोर अवस्था में मदद करेगा। तो विकास हमेशा एक संचयी प्रक्रिया है। आपके पूर्व अनुभव आपके वर्तमान को बनाते हैं, वर्तमान को सिखाने में योगदान देते हैं। तो विकास कौन सी प्रक्रिया है? संचयी प्रक्रिया है, एकदम सही है। विकास के विभिन्न पक्ष पृथक हैं। विकास के कभी भी पक्ष पृथक नहीं होते, विकास के सभी पक्ष अंतर संबंधित होते हैं, कोरिलेटेड, जिसको अपन बोलते हैं परस्पर संबंध का सिद्धांत। ये सीटेट में आया हुआ प्रश्न है कि आपका एक विकास अच्छा होता है, दूसरा विकास भी अच्छा होता है। तो यहां सी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन एकदम सही है। कई बच्चे कहते हैं गुरुजी थे आगव पिछऊ आगव हो जाया करो, अट जाया करो, याद ही कौन रहे। मैं खो जाता हूं पढ़ाते समय ध्यान नहीं रहता है। तो मेरा एक इंटरनल मोटिवेशन चलता है पढ़ाते समय में, बाह्य मोटिवेशन के लिए पढ़ाता ही नहीं हूं, याद रखना। तो मैं खो जाता हूं, मुझे पता नहीं चलता। कोशिश करूंगा कि टेलीग्राम चैनल पे, जो हमारा एक ही टेलीग्राम चैनल है, याद रखना, जिसपे 63,000 सब्सक्राइबर है, धीर सिंह धाबाई ऑफिशियल, ठीक है। और ये प्रत्येक वीडियो के लिंक में आप देख सकते हैं। अवनी एजुकेशन जो हमारा खुद का ऐप है, जिसपे ऑनलाइन कोर्स भी जारी किया गया, और प्लस टेलीग्राम, दोनों आप वीडियो के लिंक में देख लिया करो, दोनों के लिंक मिल जाएंगे। वहां मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा, उपलब्ध करवा दूंगा, तो वहां देख लीजिएगा, ठीक है ना, देख लेना वहां पे। विकास संचयी प्रक्रिया है। अच्छा प्रश्न है, ये सब के सब अच्छे प्रश्न है। मतलब ये मान के चलना, यदि सीरियसली आप लोगों ने पढ़ लिया तो बहुत सारे बिंदु आपके तैयार हो रहे हैं, बहुत सारे बिंदु आपके तैयार हो रहे हैं। विकास संचय होता है, सही है। एक बार पावलो का प्रश्न कराओ, करवा देंगे पावलो का भी यार, टेंशन मत लो, सब करवा दूंगा, सब सीरीज करवा दूंगा। आप तो मस्त रहा करो, बस टेंशन मत लिया करो गुरुजी ये हो रहा है वो हो रहा है। मस्त रहना सीख लो, खुश रहना सीख लो, मुस्कुराना सीख लो, हंसना सीख लो, और अगल बगल के लोगों को हंसाना शुरू कर दो, बहुत पॉजिटिविटी के साथ। इस मानवता की सेवा करनी, याद रखना, जिंदगी एक बार मिली है, बेहतरीन जी के जाएंगे।
तो इसलिए आप पावलो, स्किनर, थॉर्नडाइक, सीएल हलर, गुथरी गाथरी सब करवा दूंगा थे, तो मस्त रिया करो, ठीक है। बिल्ली कुत्ता सबका प्रयोग समझा दूंगा, बस प्लीज मस्त रहना, खुश रहना, पॉजिटिव रहना, ये मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है। और जो मेरा मुहिम है इस मानवता की सेवा में, उसमें जुड़े रहना बस आप लोग, ठीक है। एक बालक बुद्धि में औसत, उपलब्धि विप्रेरणा में उच्च है, सृजनात्मक में निम्न है और सामाजिक विकास में औसत है। यह उदाहरण है, मतलब एक बालक बुद्धि में औसत एवरेज है, अचीवमेंट लेवल में बहुत हाई लेवल पे है, क्रिएटिविटी में क्या है वो एकदम निम्न स्तर पे है, जबकि सामाजिक विकास उसका बहुत अच्छा है, मतलब औसत सामाजिक विकास क्या उसका औसत है। तो ये कौन सी व्यक्तिगत भिन्नता है बताओ? बी, वेरी गुड, बी आ रहा है, बी आ रहा है, बी आ रहा है, ठीक है, बी बी बी, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग। और इसका आंसर बी होगा। बी क्यों होगा? व्यक्तिगत भिन्नताओं के मुख्य प्रकार दो ही होते हैं, एक ये अंतर व्यक्ति की भिन्नता और एक अंतर व्यक्ति की भिन्नता। अंतर व्यक्ति की भिन्नता का मतलब क्या होता है? इंटर, इंटर, ठीक है, इतना याद रखना। और इसमें इंट्रा आएगा, इसमें इंट्रा आएगा, याद रखना क्या आएगा? इंट्रा आएगा इसमें, ठीक है। इंटर और इंट्रा अंतर व्यक्ति की भिन्नता में होता है कि मेरे खुद के अंदर मैं कितना डिफरेंट हूं, ठीक है। तो वो बच्चा बुद्धि में, उपलब्धि में और मतलब खुद के अंदर की जो योग्यताएं उनमें डिफरेंट आ रहा है, तो ये खुद के अंदर की भिन्नताएं होगी। और जो ऊपर वाली है अंतर व्यक्ति की भिन्नताएं, दूसरों से आप किस रूप में डिफरेंट हो, दूसरों से किस रूप में डिफरेंट हो, वो अंतर व्यक्ति की भिन्नता होगी कि दूसरे बच्चों से आप किस रूप में डिफरेंट हैं, वो चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे सामाजिक हो। लेकिन यहां जो पर्सन के लैंग्वेज पूछ रहा है वो तो खुद के अंदर पूछ रहा है, तो खुद के अंदर जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? अंतर व्यक्ति, इंट्रा। हमेशा याद रखना, इंट्रा याद रखना, और उसमें क्या आएगा? इंटर आएगा, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस और इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है। तो अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अच्छा प्रश्न है, ये भी देख लीजिएगा, अभी आपके रीट में आया हुआ है। एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधि करवा रहा है, जैसे ए ने केवल यह पूछकर कि क्या हुआ, बल्कि यह भी पूछा कि कैसे और क्यों हुआ। गतिविधि करवा रहा है और बच्चा कैसे हुआ के साथ कैसे वह क्यों हो रहा है, ठीक है। उन्हें एक पर्सन के विभिन्न उत्तरों व परख की तुलना करने में मदद करना जा सकता है। वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है, इन गतिविधियों में वो बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। वह क्यों की बात कर रहा है, वो क्या की बात कर रहा है, वो कैसे की बात कर रहा है, वो तुलना कर रहा है। जब इतने पक्ष मिलेंगे तो वो कौन सा उत्तर होगा बताइए? बी, बी, बी आ रहा है, बी बच्चे उत्तर दे रहे हैं। ये आपके रिट में आया हुआ प्रश्न है, आप यदि बी आंसर दे रहे हैं, इसका बी आंसर दे रहे हैं, बी 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 बी। देखो, आलोचनात्मक सोच में जो होता है वो गुण और दोष की बात होता है। किसकी बात होती है? गुण और दोष की बात होती है, ठीक है। तो गुण और दोष इसमें मामूली सा लग रहा है। इसमें बेस्ट जो आंसर होगा वो होगा एकीकृत सोच, सी होगा, इंटीग्रेटेड सोच। यहां बच्चा हर पक्ष की बात कर रहा है, कैसे, क्यों, क्या, तुलना, ये सब पक्षों की बात कर रहा है। तो सब पक्ष जहां आ जाते हैं वहां इंटीग्रेटेड सोच होगी। बच्चा एक निष्कर्ष निकालने की कोशिश कर रहा है। केवल गुण और दोष की बात होती तो आलोचनात्मक सोच हो जाती। तो यहां जो बेस्ट आंसर होगा वो क्या होगा? इंटीग्रेटेड सोच होगी, थिंकिंग होगी, एकीकृत सोच होगी, क्योंकि वो यहां बच्चा हर पक्ष को साथ लेके चल रहा है। और हर पक्ष को साथ लेके चलना मतलब वो कौन सी सोच होगी? याद रखना, वो एकीकृत सोच होती है। कौन सोच होती है? एकीकृत सोच। तो इंटीग्रेटेड थिंकिंग इसको अपन बोलेंगे। तो यहां बेस्ट आंसर होगा एकीकृत सोच, ठीक है। सी आंसर ज्यादा सही है यहां पे। यह प्रश्न आर्टेट में आया था, बहुत से बच्चों ने पूछा कि सर समझ में नहीं आया। मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो इड पर आच्छद रखता है, यह कहलाता है। ईगो इड पर आच्छद रखता है। इस प्रश्न को समझने में शायद आपके कहीं कठिनाई हुई है, बाकी प्रश्न बहुत आसान है। बता सकते हैं आप? बताएंगे? सर आप हीरो? अरे हीरो नहीं हूं मैं, तो ऐसा ही सही हूं। हीरो जो हैं उन्हीं को रहने दो, अपन तो नॉर्मल ही सही है।
सामान्य इंसान ही रहना चाहते हैं। बस यही जो दिया है वो भगवान ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, ठीक है। और चाहते हैं कि जब कुछ लिया है तो कुछ दें बदले में। बाकी हीरो वीरो तो कुछ नहीं, कॉमन ही बना रहना चाहता हूं। डी आ रहा है, डी, वेरी गुड, डी, ठीक है। आप लोगों का आंसर लगभग को सही आ रहा है, डी आंसर। समझिएगा, आपने कहा दबाव। अब यहां प्रश्न क्या है इसको समझिएगा। एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो इड पर, ईगो कौन है, जो वास्तविकता के सिद्धांत से, यदि याद रखना यहां दबाव ऑप्शन नहीं होता, यहां दबाव नहीं होता तो यहां ऑप्शन में यदि वास्तविकता होता तो उत्तर यहां माना जाता वास्तविकता। ईगो इड पर वास्तविकता के सिद्धांत के द्वारा दबाव रखता है, लेकिन एग्जामिनर ने इसको उलझाने के लिए क्या शब्द रखा, आच्छद। आच्छद का मतलब ही क्या होता है, घेरना, दबाव, प्रेशर बनाना, ठीक है, कि तू यदि ऐसा करेगा तो ऐसा हो जाएगा। इड को कहा कि तू यदि गलत करेगा तो ऐसा हो जाएगा। ये ईगो होता है। आज मैं कई बार बच्चों के कमेंट्स पढ़ता हूं, आज देश में इमरजेंसी है, हॉस्पिटल्स में लेके बहुत सारे हॉस्पिटलों में देख रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में देख रहे हैं कि लूट रहे हैं मरीजों को, और मरीज जो जाता है वो बचता भी नहीं है। वहां पे पैसों के मामले में लूटा जाता है, इलाज सही नहीं होता है, नेगेटिव माहौल होता है, बेमतलब के पैसे छीने जाते हैं। सिर्फ कोरोना का इलाज बहुत कम पैसों में हो सकता है, बहुत कम पैसों में, 1000-2000 रुपए मैक्सिमम। लेकिन उन्हीं दवाइयों के, पता नहीं कौन कौन से दवाइयों के, इस प्रकार से डोज दे दे के मारा जा रहा है। क्या लगता है आपको कि उनमें कौन सा मनस्तत्व है? ये इड लोग हैं, इड राक्षसी लोग हैं साले, सब गंदे हैं। मेरे मुंह से साले शब्द निकला है, लेकिन निकल जाता है, क्या करूं, बहुत बददुआएं निकलती हैं मेरे मन से, बहुत सुकून खराब हो जाता है जब ऐसे पढ़ता हूं, लेकिन फिर से खड़ा हो जाता हूं। ये इन लोगों को ईगो है ना, वो कहता तो है, अरे देख तू गलत कर रहा है इस मरीज के साथ, तो इस मरीज को लूट रहा है, इसका परिणाम तेरे को ये हो सकता है। सुपर ईगो कहता है तेरे को भगवान के पास जवाब देना ऊपर जाके, अरे रहम कर। लेकिन जब इड प्रधान हो जाता है ना, तो ईगो और सुपर ईगो दब जाता है। तो ईगो यहां वास्तविकता की तरफ डराएगा कि देख ये परिणाम हो सकता है, इस मरीज ने कोई वीडियो बना लिया तो, किसी ने वायरल कर दिया तो, कोई राजस्थान सरकार ने कोई कार्रवाई कर दी कि ये मरीज कैसे हुआ, आप ये मरा क्यों, इसकी डेथ क्यों हुई, कौन कौन सी दवाइयां दी। ये जब वो डराता है आपको, तो वो दबाव है एक प्रकार सा, वो ईगो डराता है वास्तविकता के द्वारा। सुपर ईगो तो ऑलरेडी खत्म है। सुपर ईगो तो मैंने कहा कि इस कलयुग का इंसान सबसे भ्रष्ट इंसान है, सबसे गिर चुका है। हमारे अंदर नैतिकता नहीं बची है, हमारे अंदर मानवता नहीं बची है, ठीक है। हम हर चीज में व्यक्ति को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी मर रहा है, मरने देने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सब भागीदार है। हम किसी का नहीं सुनता सर, क्या ठीक है? प्रतिभाशाली क्या बता रहे हो सर जी? आधुनिक मनोविज्ञान, अरे देख आधुनिक मनोविज्ञान को जनक मेरा आज तक से वीडियो का मैंने प्रश्न बताया है कि विलियम वुंट करना है, अमेरिका में आए तो विलियम जेम्स करना है, फिर भी तेरा अब तक वो प्रश्न कंफ्यूज क्यों है? क्या सर सभी प्रतिभाशाली बालक सृजनात्मक हो ही नहीं सकते? प्रतिभाशाली बालक सृजनात्मक हो सकता है, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है, याद रखना, ठीक है। तो ये याद रखना, आरबीएससी ने इसका उत्तर क्या माना है? आमोद। अरे आमोद नहीं माना है, दबाव माना है। आमोद नहीं माना है, दबाव माना। इसका आंसर, फाइनल आंसर की में दबाव ही माना गया, याद रखना। आमोद तो ये होता है जब इड ईगो पे दबाव बनाता है, इड का जब प्रधान आ जाता है, इड का ऑप्शन आता है तब आमोद आता है, क्योंकि वो प्लेजर थ्योरी संचालित होता है। इड राक्षसी मन है कि अपने सुख के लिए दूसरों का शोषण करो, ये आमोद है, ठीक है। तो यहां तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो लैंग्वेज समझ में आ रहे हो, जिसके द्वारा ईगो इड पे दबाव रखता है, तो ईड में दबाव उत्तर माना गया था फाइनल आंसर की में। यदि आपने नहीं माना है तो आरबीएससी ने ये नहीं माना है, आमोद नहीं माना है, आपको दबाव ही करके आना है, ठीक है ना। आमोद तो उल्टा होता तब होता है। आगे देखो, जब कोई बारंबार, ये भी रीट 18 का प्रश्न था, बहुत से बच्चों ने कहा कि सर समझ में नहीं आया, समझा देना। कोई बारंबार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है। एडलर, आपका जो ये है अल्फ्रेड एडलर जो है नव फ्राइडवादी था,
और इसने कहा एक पुरुषोचित विरोध, एक कॉन्सेप्ट दिया था इसने, पुरुषोचित विरोध। इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत बड़ा बिंदु है एडलर, ठीक है ना। और जो नई वाली अवनी मनोविज्ञान का, जो समग्र मनोविज्ञान का नया एडिशन तैयार हो रहा है, उसमें तो मैंने इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट डाले हैं, ठीक है, कि भविष्य में कोई पर्सन बाहर आ ही नहीं जाए। तो अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है, इसको अपन बोलते हैं पुरुषोचित विरोध। ये कॉन्सेप्ट इसका था, पुरुषोचित विरोध की डेफिनेशन है। साधारणतः अधीनता या अपकर्ष को ज्यादा बल देने लगता है, ठीक है। अधीनता या अपकर्ष, अधीनता का भाव मतलब अपने आप को कमजोर समझना। अधीनता को मतलब समझो कि कमजोर समझ ले। थारा में से कई बच्चा हुए, गुरुजी मर गा, गुरुजी लुट गा, गुरुजी रिट गई, ठीक है, गुरुजी अब क्यों सी, गुरुजी जीवांगा कोनी जीवा, गुरुजी मर गा। यो जो फीलिंग हो ना, या फीलिंग, ये फीलिंग हो है अधीनता, समर्पण कर देना। लुट गए, हम तो लुट गए। पहले लुटते थे लोग प्यार मोहब्बत में, आजकल के लोग तो किसी भी चीज से लुट सकते हैं। एक छोटो सो नेगेटिव विचार आ जाना तो भी लुट जाते हो आप लोग, कि गुरुजी मेरे को उसने कह दिया, मेरे तो यहां मरना की सी इच्छा होगी। मुझे बड़ा अजीब लगता है कि कितने कमजोर इंसान हो गया। चलो प्यार मोहब्बत में कभी लुट जाता था, वो एक अलग मुद्दा था, लेकिन आज तो एक छोटे से कथन से लुट जाता है। क्या इतना कमजोर इंसान मैं आज देख रहा हूं? बड़ा अजीब लगता है। तो इसी की बात कर रहा है, अधीनता और अपकर्ष को ज्यादा महत्व देता है। यह पुरुषोचित विरोध का भाव है। ऊपर लिखित तथ्यों को किसने हीन भावना कहा? इनफेरिटी की भावना। इनफेरिटी क्या है? हीन भावना क्या है? तो हीन भावना किसने कहा था? एडलर ने कहा था। किसने कहा था? एडलर। एडलर कौन है? नव फ्रायडवादी। कौन है ये? नव फ्रायडवादी है, जिसने वैयक्तिक मनोविज्ञान का कॉन्सेप्ट दिया था। कौन सा मनोविज्ञान? वैयक्तिक मनोविज्ञान का कॉन्सेप्ट दिया। कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था इसने? वैयक्तिक मनोविज्ञान। वैयक्तिक मनोविज्ञान क्या होता है? वैयक्तिक मनोविज्ञान का कॉन्सेप्ट जो दिया था वो एडलर ने दिया था, और इसने कहा था कि हमारे अंदर जो हीनता की मनोग्रंथि है वो 3 कारणों से उत्पन्न होती है। या तो आपका अत्यधिक तिरस्कार हो, या आपको अत्यधिक लाड प्यार दिया जाए, और या आपका एक प्रकार से आंगिक हीनता हो, मतलब शरीर में कोई कमी हो। यह एनसीईआरटी का बिंदु था, इसलिए रीट 18वें प्रश्न पूछा गया। एडलर कहता है हीनता की मनोग्रंथि वैसे तो जन्मजात होती है, लेकिन ये प्रकट जो होती है वो कहां होती है? बाल्य अवस्था में। कहां प्रकट होती है? ये बाल्य अवस्था में प्रकट होती है हीन भावना, ठीक है। किन कारणों से होती है हीन भावना? शरीर की कोई कमी हुए, या आपको अत्यधिक लाड प्यार मिलता है, या अत्यधिक आपका तिरस्कार होता है, मतलब आपकी उपेक्षा होती है कि कोई आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, आपको कोई इग्नोर कर रहा है। तो अत्यधिक तिरस्कार की वजह से आप में हीन भावना आ जाती है, बाल्य अवस्था में आती है। वैसे इसको जन्मजात माना जाता है, और इसी को इसने हीन भावना कहा था। किसने कहा था? एडलर ने कहा था। रीट 18 में आया हुआ प्रश्न है, इजी सा प्रश्न है। और बताओ, मस्त हो ना आप लोग? वेरी गुड। निराश बहुत जल्दी हो जाते हो ना? वेरी गुड। सीना तान के, है ना, बुझाए यूं। आज मेरे को दर्द हो रहा है इस हाथ में, भयंकर वाला। वैक्सीन का इफेक्ट, वैक्सीन का कोई इफेक्ट ज्यादा नहीं है। नॉर्मली बुखार और ये तो रहता है, मतलब सर दर्द, बुखार और शरीर टूटता है। बाकी वैक्सीन लगवाएं जरूर आप लोग। आपका यदि नंबर आता है तो आपको वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। एक पॉजिटिवली एक आएगा कि यार एक वैक्सीन लगवा ले, एक तो साइकोलॉजिकली दबाव आपसे हटेगा, एक फायदे भी हैं इसके, तो लगवा लेनी चाहिए, ठीक है। मेरे अनुसार लगवानी चाहिए आप सभी को। साइड इफेक्ट के नाम पे डरने की कोशिश मत कीजिएगा। ये हमारी सबसे बड़ी गलती रही हिंदुस्तान में कि हमें डराया गया, वरना अब तक हिंदुस्तान की स्थिति इतनी खराब नहीं होती। इजराइल जैसे देश ने पहले से कंप्लीटली अपनी खुद की अपनी वैक्सीन, जो हमारी देश की खुद की जो कोवैक्सीन है वो सबसे बेस्ट है, फिर कोविडशील्ड है, ठीक है, फिर ये बाहर। आप तो भारत की दोनों वैक्सीन बढ़िया हैं, तो कोई से भी जो लगती है वो लगवा लें, याद रखना। ये इसको लेकर आप साइड इफेक्ट को लेकर डरने की आवश्यकता नहीं है, बेटर वैक्सीन हैं। और सर कैरोन हार्नी ने बोला था ऐसा, तो कैरोन हार्नी ने बोला था मूल दुश्चिंता। कैरोन हार्नी ने क्या बोला था? मूल दुश्चिंता शब्द दिया था उसने। हीन भावना उसने शब्द भी लिया है, लेकिन वो उसने मूल दुश्चिंता के संदर्भ में कहा था कि जो अंतर्व्यक्तिक संबंध होते हैं,
हमारे जो अंतर्व्यक्तिक संबंध होते हैं दूसरों के साथ, उनकी वजह से बच्चे में एक मूल दुश्चिंता पैदा होती है, उसको इसने हीन भावना नाम दिया। और यहां जो हीन भावना वाला मेन कॉन्सेप्ट है वो एडलर का था कि वो पुरुषोचित विरोध करने की कोशिश करता है, प्रवीणता हासिल करने की कोशिश करता है, फिर अधीन मानने लग जाता है। ये हीन भावना एडलर का था। कैरोन हार्नी वाला मूल दुश्चिंता शब्द था। क्या था? मूल दुश्चिंता। तो दोनों में डिफरेंस है, थोड़ा सा भाषा की वजह से डिफरेंस है, याद रखना। तो साइकोलॉजी में प्रश्नों को थोड़ा सा समझना पड़ता है। आगे देखिएगा, सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत, ये भी रीट 18 में था। आप में से बहुत से बच्चों ने कहा कि सर इसका मतलब क्या था, इसका आंसर क्या गया, आपने स्टार लिख रखा है, इसका मतलब क्या है? देखो, बोर्ड ने इसका आंसर जो है, पहले तो इसका आंसर जो है वो माना कोहलर, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में व्यवहारिक को अनुवाद में लिख रखा था इनसाइट। क्या लिख रखा था? इनसाइट। और वैसे व्यवहारिक शब्द आता तो अपने दिमाग में आता है व्यवहारिक सिद्धांत तो थॉर्नडाइक का है। व्यवहारिक सिद्धांत तो किसका? थॉर्नडाइक का, व्यवहारवादी। तो यहां कंफ्यूजन हो गया। तो फिर बच्चों ने रिट लगाई, और रिट लगाई तो इसका आंसर जो है इसको डिलीट कर दिया गया। इस पर्सन को क्या कर दिया गया? डिलीट कर दिया गया, क्योंकि इंग्लिश में इंसाइट है लेकिन हिंदी में व्यवहारिक। कोई से में भी यदि गलती है तो फिर पर्सन को डिलीट किया जाएगा, याद रखना। ये आप मान के रखें, चाहे वो हिंदी का गलत हो, क्योंकि आप हिंदी भाषी हो तो आपको इंग्लिश जरूरी नहीं आए, तो पर्सन डिलीट किया जाएगा निश्चित रूप से। यदि अनुवाद में कहीं ना कहीं गलती है तो इसका उत्तर जो है वो वैसे तो इनसाइट के अकॉर्डिंग तो कोहलर हो जाता, और वैसे व्यवहारवादी अकॉर्डिंग क्या हो जाता? थॉर्नडाइक हो जाता। लेकिन चूंकि इस पर्सन को क्या कर दिया गया? डिलीट कर दिया गया, क्योंकि इस पर्सन की लैंग्वेज, भाषा जो है वो गलत है। तो इस पर्सन को अपने माइंड से निकाल दीजिएगा। व्यवहारिक के नाम से आता है तो थॉर्नडाइक व्यवहारवादी के नाम से, व्यवहारिक भी शब्द गलत है, और इनसाइट के नाम से आता तो कोहलर हो जाता। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से आईक्यू स्तर में शिक्षणीय वर्ग को चुनें। यह भी आपने कहा कि सर ये दोनों क्या है, समझ में नहीं आया। शिक्षणीय वर्ग, ये मंदबुद्धि बालक बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है रीट के अकॉर्डिंग। मंदबुद्धि बालक पे बहुत प्रश्न आ रहे हैं। मंदबुद्धि बालक को जब अपन पढ़ते हैं तो अमेरिकन जो मंदबुद्धि एसोसिएशन है उसने मंदबुद्धि बालक के 4 वर्गीकरण बताए थे। ठीक है, कौन कौन से बताए थे? एक तो बताया है ये 50 से 52 से 67, ठीक है। फिर एक 36 से 52, 51 या 52 मान लो, ठीक है। फिर 20 से 35, फिर 20 से कम। ये 4 कैटेगरियां होती हैं स्पेशली। ये जो 52 से 67 है इसको अमेरिकन मंदबुद्धि एसोसिएशन ने शिक्षणीय वर्ग में माना था। किसमें माना था? शिक्षणीय वर्ग में। कि शिक्षणीय का मतलब होता है इनको पढ़ाया और लिखाया जा सकता है। 36 से 51 को इन्होंने माना था, 36 से 51 को इन्होंने माना था प्रशिक्षणीय, मतलब ट्रेनिंग वर्ग में, कि इनको ट्रेनिंग, जैसे आपका जो बीएड थी वो ट्रेनिंग थी, तो ट्रेनिंग के माध्यम से अपन बच्चों को सिखा सकते हैं, इसको प्रशिक्षणीय कैटेगरी में बोलेंगे। ये 20 से 35 होते हैं, ये ना शिक्षा प्राप्त करने योग्य होता है ना प्रशिक्षण योग्य होते हैं, दूसरों पे डिपेंडेबल होते हैं, और इनकी शारीरिक भाषात्मक योग्यताएं, क्रियात्मक योग्यताएं बहुत कमजोर होती हैं। और 20 से कम वाले जो लोग बच्चे होते हैं वो कंप्लीटली उनका जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम, वो डैमेज होता है और ये बहुत छोटी आयु में ही मर जाते हैं, 20 से कम वाले। तो इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग यदि आंसर होगा यानी 52 से 67, तो 50 से 70 जो आंसर क्या है इसका एकदम सही है कि शिक्षणीय कैटेगरी में कौन से आएंगे? 50 से 70 आएंगे। इसका पहला जो आंसर माना गया वो सी ही माना गया। क्या माना गया था? सी ही माना गया रीट के अंतर्गत बोर्ड ने। फिर क्या हुआ? इसका आंसर बच्चों ने रीट लगाई, मतलब ऐ का नमूना ही कि भाई आपको सही होगो तो क्यों हो सर, तो उन्होंने रीट लगाई। रीट के पीछे उन्होंने ऑब्जेक्शन क्या दिया, लॉजिक क्या दिया कि भाई शिक्षणीय वर्ग में 52 से 67 है, 50-70 मान लिया आपको, लेकिन क्या 70 से 90 वाले बुद्धि लब्धि वाले क्या शिक्षा नहीं दी जा सकती? भाई 70 से 90 वाले पढ़ाया तो उनको भी जा सकता है, उनसे अच्छा पढ़ाया जा सकता है, तो ये 70 से 90 भी तो शिक्षणीय वर्ग है। इससे ऊपर का आ जाता तो भी वो भी शिक्षणीय वर्ग में होता। भाई यहां 140 भी होता तो वो भी तो शिक्षणीय वर्ग है। अब वैसे तो पर्सन का आरबीसी बोर्ड को लॉजिक ये देना था कि भाई ये अमेरिकी मंदबुद्धि एसोसिएशन के अकॉर्डिंग है और यहां 4 कैटेगरियां हैं, तो यहां आंसर जो होगा वो 50 से 70 ही होगा। लेकिन वो ही है कि सब चारों तरफ नमूने भरे पड़े हैं, फिर इस पर्सन को लेकर इन्होंने दोनों आंसर सही मान लिए गए, 70 से 90 भी सही मान लिया गया और 50 से 70 भी सही मान लिया गया। लेकिन भविष्य में एग्जाम में आता है तो मैं आपको यही कहूंगा आपका उत्तर क्या होगा? 50 से 70 ही होगा।
आपका उत्तर क्या होगा? 50 से 70 ही आपको उत्तर करना है, 50 से 70, ठीक है। और 70 से 90 चूंकि ऊपर का लेवल है तो इनकी तो कैटेगरी का विभाजन ही नहीं हुआ है। मंदबुद्धि बालक जो हैं उनको 4 ही कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये अपने आप में एक विवाद का विषय है, लेकिन आंसर फाइनली इन दोनों को ही माना गया है। आगे देखिए, व्यवहारिक बुद्धि किसको कहा जाता है? अब इसको लेकर बहुत से बच्चों ने कहा गुरुजी व्यवहारिक बुद्धि किसको कहा जाता है? तो व्यवहारिक बुद्धि का मतलब क्या? प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। व्यवहारिक बुद्धि का मतलब क्या है? प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। व्यवहारिक बुद्धि का मतलब क्या? प्रैक्टिकल। क्या रूस वाली वैक्सीन लगा रहा? रूस वाली कहां लगेगी? रूस वाली तो वीआईपी लोगों को लगेगी, जो पैसे वाले हैं बहुत ज्यादा, उन लोगों को लगाएगी। भारत में 1 लाख डोज आएंगे। आप था वीआईपी थोड़ी हैं, मैं तो थाली या सामान्य हूं, मैं तो रजिस्ट्रेशन करवा के और जाके फिर लगवा के आया हूं, ठीक है ना। तो अपन तो सामान्य इंसान है भाई, वीआईपी लोगों को लगती हैं वो चीजें, तो अपन कोई वीआईपी थोड़ी हैं। आप की तरह ही हूं मैं, आप थे मैंने मैं समझ लियो धीर सिंह जी सर पता नहीं के ही, कुछ ही को नहीं हूं, नॉर्मल ही हूं मैं, नॉर्मल ही रहना चाहता हूं, सामान्य ही, ठीक है ना। तो रूस वाली तो भाई नेता अरे बड़ा बड़ा लोग इन पे लगाऊंगा आप ना कटे रूस वाली पांतियां में, लेकिन जो लाग जाए बात बढ़िया है। बचाने वाला भगवान है, रक्षा करने वाला ईश्वर है, विश्वास खुद में रखें, आपको कुछ नहीं होगा। व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है, ठीक है, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। प्रैक्टिकल शब्द आता है, दिमाग में रखना है कि गुरुजी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को मतलब क्यों है? सामाजिक बुद्धि होनी चाहिए व्यवहारिकता के हिसाब से। तो बहुत से बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगाया इसका, ठीक है। इसका उत्तर जो माना गया वो मूर्त बुद्धि माना गया। क्या माना गया? मूर्त बुद्धि इसका उत्तर माना गया। व्यवहारिक प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, व्यवहारिक का प्रैक्टिकल का मतलब ये होता है, मूर्त का मतलब क्या होता है? जिस बुद्धि का संबंध प्रत्यक्ष हस्तकुशलता, स्थूल हस्तकुशलता और मशीनों से जिसका संबंध होता है वो मूर्त बुद्धि होती है। जिसको आप देख सकते हो उसको आप व्यवहारिक प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस कहते हो, जिसको देख सकते हो, मूर्त, प्रत्यक्ष, ठीक है। तो प्रैक्टिकल का संबंध किससे है? प्रत्यक्ष क्रियाओं से है, और प्रत्यक्ष क्रियाओं का संबंध किससे? मूर्त बुद्धि से है। इसलिए मूर्त बुद्धि को अपन क्या बोलते हैं? व्यवहारिक बुद्धि बोलते हैं। ये स्पेशली जो कारीगर हैं, मैकेनिक हैं, इंजीनियर हैं, औद्योगिक कार्यकर्ता हैं, इन सब में मूर्त बुद्धि पाई जाती है। अमूर्त बुद्धि को पढ़ने का सिंपल तरीका है शब्द, संकेत, ठीक है, प्रतिमा, संपर्ते, इनसे जिनका संबंध होता है वो अमूर्त बुद्धि होती है। लगभग 90% लोग इसी में आते हैं। सामाजिक जो बुद्धि होती है उसका संबंध व्यवहार को, आपका व्यवहार कुशलता है, आपकी मधुरता है, सामाजिक संबंध बनाना है और समायोजन से होता है। तो ये सामाजिक बुद्धि होती है। तो उत्तर क्या होगा इसका? मूर्त बुद्धि। कौन सी डिस्लेक्सिया की विशेषता नहीं है? यह प्रश्न भी आपके आर्ट में आया हुआ है 16 में शायद। डिस्लेक्सिया की विशेषता नहीं है। वाचन परिशुद्धता, गति और बोध की समस्याएं निश्चित रूप से होती है। वाचन परिशुद्धता, गति और बोध की समस्या, सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, लिखने की धीमी गति, छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की कठिनाइयां। भाई पहली और लास्ट वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही डिस्लेक्सिया की विशेषता है, ठीक है। लेकिन यहां दिक्कत आ रही है लिखने की धीमी गति। लिखने की गति का संबंध जो होता है वो स्पेशली किससे होता है? डिस्ग्राफिया से होता है। किससे होता है? डिस्ग्राफिया से, ठीक है। और सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, यह भी गलत है, क्योंकि निश्चय नहीं होता है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो धूम 3 शायद आमिर खान वाली जो मूवी थी ना, डबल रोल था, उसमें भी डिस्लेक्सिया का रोल दिखाया गया है कि ऐसे लोग शर्ट के बटन बंद नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, जूते के सोल नहीं बांध पाते हैं। इनके दिमाग में होता है कि मैं कौन से हाथ का प्रयोग किस समय करना है, तो हाथ के प्रयोग को लेकर निश्चय नहीं रहता इन लोगों में, अनिश्चय की स्थिति रहती है। तो निश्चय लिख रखा मतलब ये गलत है। तो इसका आंसर जो माना गया था वो बी माना गया था। क्या माना गया था? बी, कि सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग को लेकर निश्चय की स्थिति, जबकि इनमें कौन सी स्थिति रहती है? अनिश्चय। ये निश्चय नहीं कर पाते हैं, इनको ये पता नहीं होता कौन से हैंड का प्रयोग करना है। लेकिन स ऑप्शन भी यहां गलत है, स्पेशली क्योंकि लिखने की धीमी गति स्पेशली डिस्ग्राफिया की होती है। तो लेकिन आरबीएसई बोर्ड का सही आंसर ये बी था, बाकी बी सही माना है, ठीक है। लेकिन लिखने की धीमी गति डिस्ग्राफिया का लक्षण है स्पेशली, लेकिन चूंकि लर्निंग डिसेबिलिटी लगभग सब समान होती हैं, अधिगम विकृतियां जितनी भी होती हैं वो सब आपस में कोरिलेटेड होती हैं, इसलिए इस पर्सन को जो है उसका ज्यादा सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? बी सही होगा। क्या होगा? बी सही। आगे देखिए,
असत्य कौन सा इनमें से? छांटिए दाने, फटाफट छांटो, जल्दी खत्म करेंगे। खोज अवस्था पूर्व संक्रियात्मक आया हुआ प्रश्न है। खोज अवस्था पूर्व संक्रियात्मक आया हुआ प्रश्न है। जीन पियाजे ने खोज अवस्था किसको कहा था? पूर्व संक्रियात्मक को, जहां बच्चा ज्ञान का निर्माण करता है, खोज करता है। यह आया हुआ प्रश्न है। बच्चे का चिंतन वयस्क से गुणात्मक शब्द लिखा हुआ है, यहां से गुणात्मक रूप से भिन्न होता है, ना कि मात्रात्मक रूप से। एकदम सही है, एकदम से सही है। गुणात्मक रूप से भिन्न होता है, ना कि मात्रात्मक रूप से भिन्न होता है। यह भी सही है, गुणात्मक रूप से भिन्न होता है। लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, यह कथन लैंगिक रूढ़िवादी धारणा का प्रतीक है। यह गलत है कि लड़के बनो लड़कियों से व्यवहार मत करो। मतलब मैं पुराना लोग कहता कि लड़कियां जाए मत रोया करो रे, लड़की रोबो करें पूरे दिन, मतलब बूढ़िया बात करें। लड़कियां को क्यों? आदमी की जो छाती राख क्यों गो राख, मतलब मान्या करता है कि लुगाई जल्दी रोवे। और लुगाई था पतो ही है, लुगाई कोई का बैठने जा, ठीक है ना, तो लुगाई बैठने जाना जी साबू राग ले ले कि रोए बे, ठीक है ना। लड़कियों में समानुभूति का भाव बहुत गजब का होता है, इसलिए महिलाएं जल्दी रोती बहुत जल्दी हैं, ठीक है। कोई भी ब्याह शादी में जा या और कटे जा, ठीक है, मान लो लुगाई दुल्हन जो है बात चिढ़ रही है बेचारी, गाड़ी में बैठ रही है, तो बी टाइम पर कभी भी देख लेना चाहिए महिलाएं जो खड़ी होती है ना अगल बगल आली सगड़ी बात थोड़ी सी शिक्षक है, बात शिक्षकताएं अगल बगल आली सब शिक्षकों शुरू कर दें और इस हिसाब से रोए माहौल बना के सगड़ी जा रही हो, याद रखियो, ठीक है। ये समानुभूति का भाव होता है, महिलाओं में ज्यादा होता है। आदमी फालतू में रोयो कौन जा, जोर मर्दी दर में कौन रो जा, बहुत जोर की इमरजेंसी आ जा जब भी आदमी रोएगा, याद रखना। महिलाएं जल्दी रोती हैं, तो एक धारणा बन गई पुराने टाइम में कि रे आदमियों को सो व्यवहार राख, आदमी की छाती राख, ठीक है। लुगाएं को जो लड़कियां जैसा व्यवहार मत करो, लेकिन ये गलत बात है। ये तो लैंगिक रूढ़िवाद धारणा हो गई कि आदमी तो मजबूत हो और लड़की कमजोर हो, इसका मतलब तो ये हो गया। इसलिए मैं आजकल की लड़कियों को कहता हूं कि अपने आप को कमजोर मत बनाओ, पुराना जमाना चला गया है, तुम लोग बहुत मजबूत हो, हर बात में रोया मत किया करो, समझो, ताकत से सामना करो, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। ये हमेशा इस चीज को याद रखना, तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हें एहसास करवाया गया है कमजोरी का, लेकिन तुम कमजोर हो नहीं, याद रखना, ठीक है। तो ये लैंगिक रूढ़िवाद अवधारणा है। शब्द सही समझ जाना व लिख जाना अधिगम नियोग्यता है, गलत बात है। असत्य पूछ रहा तो चौथा कथन, ऊपर वाले तीनों सही है, तीनों एग्जाम में आए प्रश्न है। और शब्दों को बच्चा सही समझ जाएगा तो वो अधिगम नियोग्यता थोड़ी हुई है, वो तो योग्यता हो गई। तो नियोग्यता का मतलब तो सही समझ नहीं पाएगा, तो डी ऑप्शन यहां पे क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। और अंतिम प्रश्न देखो 13 नंबर का, बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर, इसको भी बच्चों ने बहुत पूछा है कि गुरुजी इसका उत्तर क्या होगा। शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है, फिजिकल ग्रोथ सबसे अधिक होती है। क्या उत्तर होगा बता दो, फिर मैं फटाफट बताता हूं बिना समय गंवाए, मेरे थोड़ा सा पेन हो रहा है। बता दो, बताओ भाई, बताओ जल्दी से बताओ। हाँ डी आ रहा है क्या? डी प्रौढ़ अवस्था में किशोर अवस्था बता रहे हैं। अरे क्या बता रहे हो, जल्दी बताओ। वेरी नाइस सर जी, धन्यवाद। यस सर, हम कमजोर नहीं है, वेरी गुड। कभी होना भी मत कमजोर, कभी मत होना कमजोर, कोई होता ही नहीं है, हम बना लेते हैं अपने आप को। ए बी 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 बी, ए बी सी डी, थग्गा गिरे, थक रह गए आ जाए, सुस्त सा लागो टाबरों की बात है, थके थकड़ा लागो सगड़ा ही बीमार सगा लाग रहे हो के चक्कर है। थान कहो ना बीमार होनो नहीं, हो जाओ तो भी बीमार जाए, कुछ दिखनो नहीं है। उसका मैं आज दिख रहा हूं, लेकिन मैं तो दिखना नहीं चाहता आज, तो पता नहीं क्यों हो रहा है, फील हो रहा है। बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है। सिंपल सा बात याद रखना, यहां पे शारीरिक वृद्धि की दर जो होती है वो 0 से 2 वर्ष में सबसे तेज होती है, फिर होती है 12 से 16 वर्ष में, इन दोनों में तेज होती है, ठीक है, 0 से 2 वर्ष। तो यहां आंसर सही क्या होगा? अब यहां आपके दिमाग में डाउट यह है कि सर पूर्व बचपन को जो माना जाता है, वो पूर्व बचपन को यह माना जाता है कि 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक का समय, ठीक है ना। बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने पूर्व बचपन को क्या माना है? 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष का समय माना है, ठीक है।
तो इस प्रकार से इसकी व्याख्या की गई है। ठीक है, तो पूर्व बचपन को 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक का समय माना जाता है। तो 0 से 2 वर्ष में सबसे तेज होता है, सबसे तेज जो होता है वो 0 से 2 वर्ष में होता है। किशोर अवस्था में भी तेज होता है, लेकिन 0 से 2 वर्ष में जितना तेज होगा उतना कभी नहीं हो सकता, उतना किशोर अवस्था में भी नहीं होता है। इसलिए इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, ए होगा, याद रखना। ठीक है ना, पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय 0 से 2 वर्ष में सबसे तेज है, फिर 2 से 12 वर्ष में धीमा है मेरिडिथ के अनुसार, फिर 12 से 16 वर्ष में फिर तेज, और 16 वर्ष के बाद प्रौढ़ अवस्था में फिर धीमा है। तो इसका सही आंसर होगा पूर्व बचपन। 0 से 2 वर्ष सबसे बेस्ट है, आपको यही करना है। ठीक है, आपको यही करना है। 14 नंबर का प्रश्न है, टीएटी किस प्रकार का उपकरण है? तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है, बिना समय गवाए बता दो। टीएटी प्रक्षेपी विधि है, अवलोकनीय ऑब्जर्वेशन नहीं है, सब सूचना प्रेक्षी भी नहीं है क्योंकि इसमें निरीक्षण प्रश्नावली आती है। स्थिति प्रेक्षी या समूल्य निर्धारण, तो स्थिति प्रक्षेपी आएगी क्योंकि आपके सामने कार्ड रखे जाते हैं और कार्ड को देखकर आपको एक कहानी लिखनी पड़ती है। तो उस कार्ड को देखकर एक कहानी लिखने की वजह से इसको कौन सा प्रक्षेपी माना जाता है, स्थिति प्रेक्षण। उसको देखकर आपको अपनी एक कहानी बनानी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी। क्या होगा, सी आंसर, स्थिति प्रेक्षेपी। और अंतिम प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले प्रथम व्यक्ति। बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले प्रथम व्यक्ति। देखो, बुद्धि परीक्षण की शुरुआत करने वाला, बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता, सब में आपका आंसर एक ही होगा, याद रखना। बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला या बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता कौन थे, अल्फ्रेड बीने। कौन थे, अल्फ्रेड बीने। वेक्सलर ने विचलन बुद्धि लब्धि का कॉन्सेप्ट दिया था। स्पीयरमैन ने जो है वो द्विकारक सिद्धांत दिया था, याद रखना। ठीक है, तो यहां रेबेन का तो कोई विशेष योगदान है ही नहीं। ठीक है, इनकी डेफिनेशन जरूर है बुद्धि पे। तो अल्फ्रेड बीने, बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला किसने बनाई थी, अल्फ्रेड बीने। ए आंसर यहां पे सही होगा। तो ये हमारी श्रृंखला थी। पता नहीं आपको कितनी क्या पसंद आ रही है, मुझे नहीं पता। डाउटफुल क्वेश्चन सीरीज, लर्निंग विथ मोटिवेशन वाली क्लास। कोशिश रहेगी कल भी हम इसी समय मिले, कल भी इसी समय मिले, कोशिश रहेगी, प्रयास पूरा रहेगा। और याद रखिएगा, उन 3 बातों को याद रखिएगा। किसी को भूखे नहीं रहने देना है, हर चेहरे पे मुस्कान लानी है, इस प्रकृति को जीवन दान देना है, हमें पेड़ पौधे लगाने हैं। ये हमारे उम्मीद एनजीओ का भी लक्ष्य है। और ये उम्मीद का लक्ष्य नहीं है, उम्मीद मेरा नहीं है, उम्मीद आप सबकी है। ये एनजीओ मेरा नहीं है, आप सबका एनजीओ है। कोशिश करना, ये मेरी जो एक मुहिम है, इस मुहिम में आपका मुझे सकारात्मक समर्थन चाहिए। मुझे आपसे पैसा नहीं चाहिए, बस हर जीवन को बचाना है, खुशियों को वापस लेके आना है। हम फिर से जीतेंगे, हम फिर से जीतेंगे, हम फिर से जीतेंगे, हम फिर से जीतेंगे। और जीतना तय है क्योंकि इतनी सकारात्मकता हम सब लोगों में है, तो हम निश्चित रूप से जीत जाएंगे। कभी पॉजिटिवली सोचना है, नकारात्मक मत सोचिएगा। शरीर का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, लेकिन डरना नहीं है, याद रखना। रिट कभी भी हो, लेकिन आपको सिलेक्शन लेना है, ये मेरा विश्वास है। और उम्मीद करता हूं कि इस विश्वास को आप कभी तोड़ेंगे नहीं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि। मस्ती से सोना, मस्ती से पढ़ना, और कल फिर कोशिश रहेगी हमारी आप लोगों से रूबरू होने की। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का बहुत पॉजिटिव, सकारात्मक, मुझे आपसे मोटिवेशन मिलता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू वेरी मच।